अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। क्या हाल चाल है? उम्मीद आप ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 का आज एक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एक टॉपिक है आपकी बुक में, चैप्टर नंबर 8 में। वो उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या है, ये मैंने एक अब डायग्राम बनाई है कि रिफ्लेक्शन होती क्या है। कि जब भी लाइट किसी सरफेस के ऊपर या किसी मीडियम के ऊपर टकराती है, या जो बाउंड्री है दो मीडियम, जैसे ये हवा है और ये कोई और भी मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, इसके ऊपर आके हिट करती है, तो ये वाला फेनोमिना होता है जिसे मैंने लिखा हुआ है रैट। अब रैट का मतलब तो चूहा होता है, यहाँ पे चूहा नहीं है। रैट का मतलब है कि लाइट जब भी किसी सरफेस के ऊपर आके हिट करती है, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसमें ये तीन फेनोमिनास होते हैं जिसका नाम है रैट। नंबर 1, उसके अंदर उसमें कुछ R से रिफ्लेक्शन, A से ऑब्जॉर्प्शन और T से ट्रांसमिशन, यानी कि उसका कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी कि देखो ये डेंस लाइट आ रही है और कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट हो गया, और A कुछ हिस्सा लाइट का यहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ हिस्सा लाइट का जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ये एक परफेक्ट फिनोमिना कि जब भी लाइट किसी सरफेस को हिट करती है तो ये तीन फेनोमिनास होने ही होते हैं लाजमी, कि कुछ लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ अब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। अब कितनी रिफ्लेक्ट होगी, कितनी अब्जॉर्ब होगी, कितनी ट्रांसमिट होगी, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। और ये सारा सिर्फ नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि लाइट कितनी अब्जॉर्ब होती है, कितनी रिफ्लेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल मिरर है तो उसमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जानी है। अब हम दीवार के आर पार देखें, हमें नज़र नहीं आता क्योंकि दीवार में अब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे वेव्स की डिफ़ाइन क्या है, ये जस्ट एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द वेव्स कम अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया। ये देखो ये बाउंड्री है दो मीडिया के दरमियान, ये बाउंड्री जो मैंने आप ये नज़र आ रही, ये बाउंड्री है दो मीडियाज़ के दरमियान ऑफ द टू मीडिया, अ पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड बैक, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस चला जाता है। ये देखें ये आपके पास रिफ्लेक्टेड बैक है और कुछ ट्रांसमिटेड है, वो हमारी डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। हम जस्ट रिफ्लेक्शन को पढ़ रहे हैं, ट्रांसमिशन को नहीं पढ़ रहे, ऑब्जॉर्प्शन को नहीं पढ़ रहे, तो हम सिर्फ रिफ्लेक्शन को पढ़ रहे हैं। तो उसके ये लिखा हुआ है अ पार्ट, उस मीडिया का एक कुछ हिस्सा जो है वो टकरा के वापस चला जाएगा, दैट्स रिफ्लेक्टेड बैक, दैट्स कॉल्ड द डेफिनेशन। आगे क्या है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है कि जब भी वेव टकराएगी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ सेम रहेगी, और उसका फेज़ मे और मे नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। उसका फेज़ जो है वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, और इसको नोट कर लें। नेक्स्ट, अब कंक्लूजन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स ये आपको नज़र आ रहे हैं। कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। नोट कीजिएगा कि एक लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो क्या होता है कि उसका फेज़ चेंज 180। यहाँ पे ज़रा देखो ये अब नज़र आ रहा है ये वेव, अब देखो ये अपवर्ड आ रहा है फेज़, और ये टकरा के देखो ये क्रस्ट डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये 180 का फेज़ यानी कि आधा लैम्डा, 180 किसके बराबर होता है, लैम्डा बाय 2, और लैम्डा बाय 2 का फेज़ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। फिर से देखें कि जब लाइट देखो ये अपवर्ड आ रही, नोट कीजिएगा, और टकरा के वापस जा रही है, क्योंकि जब इसने इसको ऊपर उठाने की कोशिश की, ये मीडियम भारी था, इसने ऊपर उठने के बजाय उस वेव को ही नीचे को दबा दिया। तो अब इधर देखें, अब इसमें क्या है कि फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये रेयर टू डेंसर उलट है। जब वेव आपके पास डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही हो तो ये वेव आ रही है तो ये इसको ही ऊपर उठा देती है, जिसकी वजह से वेव वापस इसी तरह ही वापस जाती है। देखो ये इस तरह से आ रही है और टकरा के भी इसी डायरेक्शन में, वह नीचे नहीं आती। तो ये अगर नोट कर लेना इस लाइन के, ये नीचे वेव नहीं आएगी। और इसमें अब नोट कर लेना, इसमें ये अगर मेन लाइन है ना तो पहले ऊपर आ रही है, अब देखो गौर करो ये देखो ये नीचे जा रही है। तो इस तरह से अब इसमें ये नोट कर लेना कि इसके अंदर अगर मैं ये पॉइंटर आपको देखो नोट कर रहे, ये वेव अपवर्ड आ रही, टकरा के डाउनवर्ड जा रही है। इसमें ये मैंने लाइन लगाई अपवर्ड, तो इसने इसको ऊपर उठा दिया क्योंकि ये हल्का मीडियम था और लाइट जो है भारी मीडियम में आ रही थी। तो ये कंफर्म, ये मारूजी के लिए भी याद रखना कि जब लाइट आपकी डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम में आ रही है और डेंसर से टकरा रही है तो 180 के फेज़ से वापस जाएगी
और जब लाइट हल्के मीडियम में आ रही है और भारी मीडियम में आ रही है और हल्के मीडियम में टकराती है तो वो विदाउट फेज चेंज वापस लौट जाएगी। तो ये इसका एक कंक्लूजन है, ये इसका पार्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी है कि जब लाइट जो है वेव जो है वो फ्रॉम हाई स्पीड टू लो स्पीड, यानी कि लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। याद रखिएगा कि जब भी कोई भी वेव है आपके पास उसका मीडियम चेंज होता है तो डेफिनेटली उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो ये है फ्रॉम हाई स्पीड टू लो स्पीड, यानी कि जब लो डेंसिटी में आ रही है और हाई डेंसिटी में जाएगी तो डेफिनेटली स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि स्पीड आप साउंड ले लें, स्पीड आप वेव ले लें, जो है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए, हाफ वेव ट्रांसमिटेड एंड हाफ रिफ्लेक्टेड विद अ फेज चेंज। यहाँ पे देखो ज़रा नोट करो, ये हल्का मीडियम है और ये भारी मीडियम है, तो रेयर से डेंसर में जा रही है। तो क्या हो रहा है, ज़रा नोट कीजिएगा कि कुछ रिफ्लेक्ट होगी और कुछ 180 के फेज चेंज से वापस जा रही है। नोट कीजिएगा, ये देखो कुछ यहाँ से जब टकराती कुछ रिफ्लेक्ट और कुछ 180 के फेज चेंज से वापस जा रही है। तो इसी तरह जब भी वेव्स आ रही हो फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, तो क्या है, हाफ ट्रांसमिटेड एंड हाफ रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम फेज, ये नोट कीजिएगा। और कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है और कुछ सेम फेज के साथ जो है वो वापस जा रही है। तो ये नोट करना, क्योंकि जब भी वेव बेटा उसका मीडियम चेंज होता है तो उस मीडियम चेंज होने से या उसकी डेंसिटी चेंज होने से ये अगर गैसेस है ना, तो गैसेस की डेंसिटी चेंज होने से भी उसकी स्पीड में जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। तो ये भी दो इसके अहम इसके पॉइंट हैं, इसको भी अच्छे से नोट कर लेना। बस ये डिफ़ाइन है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ज़्यादा इन डिटेल आपके इस चैप्टर में है नहीं। लो बच्चों, अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा, चैप्टर नंबर 8 है ये सारा, इंटरफेरेंस पढ़ा, बीट्स पढ़ा, स्टेशनरी वेव, डॉपलर इफेक्ट हम लास्ट पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब इंट्रोडक्शन है स्टेशनरी वेव्स का कौन सा है, हम इस आगे ये 3 टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन हम स्टेशनरी वेव्स का पढ़ेंगे। स्टेशनरी वेव स्ट्रेचर स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग तना हुआ होगा उसके अंदर हम देखेंगे, और स्टेशनरी वेव देखेंगे इन एयर कॉलम के अंदर। एयर कॉलम बांसुरी वाले जिन्हें कॉलम्स नहीं होते। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको चले बाद में करवाऊँगा, ये ज़रा नोट कीजिएगा। लो, इंट्रोडक्शन टू द स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। कहता है ये हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के 3 फेनोमेना जो आपको हम रोज़ डिस्कस करते हैं, जो एट द शुरू में लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसमें भी हमने डिस्कशन की थी। कहता है व्हेन 2 आइडेंटिकल वेव, और बच्चों नोट कर लेना, आइडेंटिकल वेव का मतलब ये होता है, यहाँ से हम पेन पकड़ते हैं, आइडेंटिकल वेव का मतलब होता है कि एक जैसी वेव, और एक जैसी वेव का मतलब ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उनका फेज सेम होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। इंटरफेरेंस के लिए ये ज़रूरी नहीं था कि उसका इंटरफेरेंस के लिए उसका एम्पलीट्यूड सेम हो, लेकिन जो है वो आपके पास स्टेशनरी वेव के लिए उनका जो है एम्पलीट्यूड वो है वो इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। When 2 identical wave traveling in the same direction in the same medium और but traveling in opposite direction, यहाँ पे बच्चों नोट कर लेना कि ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और प्रोड्यूस दी स्टेशनरी वेव। तो ये देखो, ये अगर आपके पास है यहाँ पे इस तरह से मैं कहता हूँ कि ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको सेंटर से प्लग करता हूँ, जोड़ता हूँ, तो ये कुछ इस तरफ डिस्टर्बेंस जाएगा और कुछ इधर डिस्टर्बेंस जाएगा, ऐसा ही है ना। और जब डिस्टर्बेंस यहाँ से वापस लौट के आएगा, इधर से भी डिस्टर्बेंस क्या आएगा, वापस लौट के आएगा, तो क्या होगा, तो ये इस तरह से, ये देखो, ये आपके पास क्या जा रहे थे, इस तरह से ये डिस्टर्बेंस इधर जा रहा था और यहाँ से लौट के क्या आएगा, वापस आएगा, और इस तरह से ये स्टेशनरी वेव्स जो है ना, ये इस तरह से ये स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। ये देखो, ये है कि डिस्टर्बेंस इस तरफ गया, जब सेंटर से ब्लॉक किया इस तरफ गया, डिस्टर्बेंस गया, और दोनों तरफ रिफ्लेक्ट होके वापस आई, तो ये एक फ्रीक्वेंसी है। जब एक लूप बनेगा इसको हम सेकंड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि स्टेशनरी वेव की कंडीशन ये होती हैं कि एक तो दोनों वेव्स जो हैं एक जैसी होनी चाहिए, पक्का।
दूसरा ये है कि दोनों वेव्स हमेशा एक स्ट्रिंग, एक लाइन के अंदर जो है वो होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि जो स्टेशनरी वेव्स है वो हर एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं बनती, वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर बनती हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर बनती हैं उनको हम हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी के अलावा अगर हम कोई फ्रीक्वेंसी, दो वेव्स आपस में रिफ्लेक्ट होंगी तो वो स्टेशनरी वेव्स नहीं बनेगी। इससे पहले हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस बच्चों किसी भी फ्रीक्वेंसीज़ पे बन जाती हैं, लेकिन जो स्टेशनरी वेव्स हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे बनती हैं। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम बट एन अपोजिट डायरेक्शन, मीडियम एक है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वो स्टेशनरी वेव्स बन जाती हैं। अब आगे देखिएगा, ये आपकी बुक का मैंने टेक्स्ट पे कॉपी किया है, सारा वही है। ये देखो, ये दो वेव्स हैं, एक आपके पास वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये एरो के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, और एक जो है वो वेव मैं आपको यहाँ से हाईलाइटर के ज़रिए दिखाता हूँ। ये देखें, ये वेव, ये एरो लगा, इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ और इस तरफ, और ये वेव जा रही है इस तरफ। अब इस तरह से वेव को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये देखो 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, इनके ऊपर जो है वो क्या है, ये इन पे एम्पलीट्यूड 0 है, और इसी तरह 2 पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, 4 पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और 6 के ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ये देखो, ये अपवर्ड जा रही है, ये डाउनवर्ड जा रही है। अब इन दोनों का सुपर पोजिशन देखते हैं। ये देखें 1 पे 1 और इस पे 1, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0, इधर देखें 3 और यहाँ पे 3 पे भी एम्पलीट्यूड 0, और उसके बाद 5 पे देखो ये भी 0 पे है, ये भी 0 पे है, तो एम्पलीट्यूड 0, 7 पे भी 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो 0 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 2 पे इसका भी एम्पलीट्यूड प्लस, इसका भी प्लस, और दोनों प्लस होके यहाँ पे ये देखो डबल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। इधर देखें 4 के ऊपर भी ये, और इसका भी एम्पलीट्यूड डाउनवर्ड, दोनों माइनस हैं तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, और उसके बाद 6 के ऊपर दोनों अपवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें, ये देखो, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, एम्पलीट्यूड कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 0, 3 के ऊपर ये देखो, ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, ये 0, 5 के ऊपर ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये 0, और उसके बाद यहाँ पे 7 के ऊपर भी देखो, ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, ये फिर भी एम्पलीट्यूड 0 हो गया। तो अब यहाँ पे भी इन सभी पॉइंट के ऊपर ये दो 2, 4, 6 ये तो पहले ही 0 पे हैं, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं आएगा। अब इधर देखें 1 के ऊपर ये भी 0, ये भी 0, 3 के ऊपर ये भी 0, अब 4 के ऊपर ये अपवर्ड और ये भी अपवर्ड, ये देखो 4 के ऊपर एम्पलीट्यूड आ रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। और इसी तरह अब आपके पास 6 के ऊपर ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, दोनों डाउनवर्ड एम्पलीट्यूड आ रहे हैं। और इसी तरह ये 0 पे, ये t/4 पे, t/2 पे, 3t/4 पे और t पे। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो पॉइंट हैं, देखो कौन से, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, इनके ऊपर एम्पलीट्यूड हमेशा 0 आ रहा है। तो ये पॉइंट क्या रहेंगे, ऑलवेज एट रेस्ट, क्योंकि इनके ऊपर एम्पलीट्यूड 0 का मतलब है कि जो पॉइंट इन जगहों पे आएंगे वो ऑसिलेट ही नहीं करेंगे, वो फिक्स रहेंगे। और जो पॉइंट आएंगे कहाँ पे, 2 पे, 4 पे, 3 पे, यहाँ पे नहीं है, इस पॉइंट पे ऑसिलेट करेंगे, और यहाँ पे वो मीन से गुजर रहे होंगे, इन पॉइंट पे क्या होंगे, एक्सट्रीम पे होंगे, यहाँ पे वो मीन पे, यहाँ पे फिर वो एक्सट्रीम पे। नोट करना ज़रा, दो आपके पास यहाँ पे क्या है, दोनों एक्सट्रीम पे हैं, अब फिर मीन पे, दोनों एक्सट्रीम पे हो गए, फिर मीन पे, और फिर क्या है, एक्सट्रीम के ऊपर। तो दे आर ऑलवेज ऑसिलेटिंग। तो ये वाले पॉइंट हमेशा क्या करते रहेंगे, ऑसिलेट। ये देखो अभी 2 आपके पास क्या है, नोट करना, 2 जो है, ये मैं आपको ज़रा बताता हूँ, इस तरह से नोट करना, ये एक्सट्रीम के ऊपर है, टॉप के ऊपर, अगले पॉइंट के ऊपर ये इसने कहाँ पे आना है, मीन पे, तो ये देखो एक दफ़ा मीन पे, उससे अगले का पॉइंट पे इसने किधर जाना है, इस एक्सट्रीम के ऊपर, और ये देखो अभी ये इस एक्सट्रीम के ऊपर है, फिर कहाँ पे आएगा, 0 पे, और फिर कहाँ पे चला जाएगा, इस एक्सट्रीम के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह फिर ये देखो, पहले ये अपवर्ड है, फिर कहाँ पे आएगा, 0 पे, और फिर इस एक्सट्रीम पे। अब इन्होंने ऊपर जाना है, ये देखना, ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन पे, और ये इसने वापस 0 पे एक दफ़ा आना है, इन दोनों में 0। अब अगले लम्हे में ये देखो, ये डाउनवर्ड और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपवर्ड। तो इसका मतलब है कि इस स्टेशनरी वेव के ऊपर जो पॉइंट हैं, कौन कौन से बचे, 2, 4 और 6, ये हमेशा क्या करते रहेंगे, ऑसिलेट करते रहेंगे,
और ये जो पॉइंट हैं कौन कौन से 1, 3 और ये हमेशा क्या रहेंगे, रेस्ट के ऊपर रहेंगे। इसी तरह इनके कॉम्बिनेशन से स्टेशनरी वेव बनती है। तो इसका मतलब है कि स्टेशनरी वेव्स के ऊपर चंद एक पॉइंट ऐसे हैं जो मुसलसल ऑसिलेट करते रहते हैं और चंद पॉइंट ऐसे हैं जो ऑसिलेट नहीं करते। अब देखिएगा आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्टेशनरी वेव्स की कि देयर आर पॉइंट ऑफ मीडियम इन स्टेशनरी वेव्स विच परमानेंटली शोज जीरो डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड द नोड। स्टेशनरी वेव के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट हैं, ये ज़रा देखो कि ये वाला पॉइंट है कि जिनके ऊपर एम्पलीट्यूड मुसलसल ज़ीरो आता है। तो ये वही है, देखो ना 1, देखो 1 पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, 3 पे ज़ीरो है, 5 पे ज़ीरो है, 7 पे ज़ीरो है, ये उसी वेव का रिजल्टेंट वेव 9 पे ज़ीरो। और जिन पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड उसका ज़ीरो, मतलब ये वाले पॉइंट ऑसिलेट करते ही नहीं हैं, फिक्स रहते हैं। और जो ये वाले पॉइंट हैं कभी इस एक्सट्रीम की तरफ ऑसिलेट कर रहे हैं, कभी इस एक्सट्रीम के, यानी कि कुछ मैक्सिमम ऑसिलेट कर रहे हैं और कुछ ये वाले पॉइंट ऑसिलेट ही नहीं कर रहे। दी पॉइंट आगे ये लिखा हुआ है। और जो पॉइंट के ऊपर मुसलसल परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट रहता है उन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ये लिखा हुआ है, उन पॉइंट को आप क्या बोलते हो, नोड। नोड का वैसे लफ्ज़ी मानी होता है गिरे लगाना, गांठ लगाना, यानी कि एक रस्सी आ रही है जहाँ पे आप गांठ लगा देते हो ना, तो वो क्या पॉइंट कहलाता है, नोड कहलाता है। द पॉइंट बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड, और दो सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। और अगर बच्चों ऑल्टरनेटिव आए तो उसका मतलब होता है एक छोड़ के अगला। अगर सक्सेसिव आ जाए तो नोड एक जैसा। द पॉइंट बिटवीन दी टू नोड्स इन अ फेज विद ईच अदर, ठीक है, यानी कि ये अगर पॉइंट नोड पे है, दूसरा पॉइंट भी नोड पे है, तीसरा भी नोड, तो नोड के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे क्या होंगे, इन फेज होंगे। और नोड और एंटी नोड वाले आउट ऑफ फेज होंगे, क्योंकि नोड ज़ीरो पे है, वो एक्सट्रीम के ऊपर होते हैं। ईच पॉइंट अलॉन्ग अ स्टेशनरी वेव्स वाइब्रेट विद अ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ये ज़रा देखो, ये स्टेशनरी वेव के ऊपर एक मैं कहता हूँ ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखो मैक्सिमम इतनी दूर जाएगा, ये वाला पॉइंट इतनी दूर जाएगा, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम इतनी, ये देखो ये ऊपर नीचे इतनी जाएगा, ये मैक्सिमम इतना ही जाएगा, ये मैक्सिमम। अब देखो इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड सिर्फ इतना है, लेकिन ये जो पॉइंट है जो दरमियान में, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। और इसी तरह ये वाला एम्पलीट्यूड इतना है, अगर इसके दरमियान में कोई पॉइंट लेने हैं तो इसका एम्पलीट्यूड, इसका काम, तो इसका ये वाला पॉइंट तो एम्पलीट्यूड ज़ीरो शो ही करेगा, ये काम। और इस तरह इसका और एम्पलीट्यूड, अगर कोई पॉइंट मीन पे आ जाता है तो उसका एम्पलीट्यूड, तो इस स्टेशनरी वेव के ऊपर सारे जो पॉइंट्स हैं उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। अब आगे देखते हैं कि देयर आर पॉइंट ऑफ द मीडियम इन अ स्टेशनरी वेव्स विच हैव द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कॉल्ड द एंटी नोड। और स्टेशनरी वेव के ऊपर ये वाले पॉइंट जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सिर्फ एक ही पॉइंट का होता है, और वो होता है जो मिड पे होता है, उसको हम एंटी नोड कहते हैं। और इधर ये वाला सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि बच्चे मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, इधर जा सकता है, मैक्सिमम वाइब्रेट कर सकता है, इसका भी ये वाला पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स को एंटी नोड कहते हैं जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। आगे बच्चों ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि डिस्टेंस बिटवीन दी टू कंसेक्टिव का मतलब लगातार, नोड यानी कि एक नोड से लेकर आधी वेव और दूसरा भी नोड, एक नोड, ये इस नोड और इस नोड का दरमियानी डिस्टेंस कितना होता है, आधा लेमडा। और आधा लेमडा अगर एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये नोट कर लेना, एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और अगर हम कहेंगे, ये देखो एक नोड, ये एक नोड और एक एंटी नोड, आधा लेमडा का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 4। ये ज़रा देखिएगा, ये एक नोड है, एक ये नोड है, इनका दरमियानी डिस्टेंस लेमडा बाई 2। और अगर एक एंटी नोड और एक नोड का दरमियानी डिस्टेंस तो लेमडा बाई। तो जिन पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड ज़ीरो है वो नोड है, जिनके ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, नोड का उल्टा, मज़ारी बात है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो वो नोड, और अगर इसका उल्टा लोगे तो वो मैक्सिमम, वो क्या होगा, एंटी नोड होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये एक दो लास्ट पॉइंट है। The energy remains standing in the medium between the node because the node remain at rest, so energy cannot flow through these points. That's why stationary waves are also called the standing wave. अब इसका मतलब है क्या है
कहता है कि एनर्जी हमेशा दो नोड्स के दरमियान ही पार्टिकल ऑसिलेट करते रहते हैं, प्रोग्रेसिव नहीं है। ये पीरियोडिक तो है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है, इसमें वेव्स आगे ट्रांसफ़र नहीं होती बल्कि उसी पॉइंट के ऊपर क्या करते रहते हैं, यानी कि इस लूप की एनर्जी इस दो नोड के दरमियान रहती है, इस लूप की एनर्जी इस दो लूप के दरमियान में ऑसिलेट करती रहती है, इसकी इसके दरमियान ऑसिलेट करती रहती है। तो इसमें एनर्जी परपेंडिकुलर फ्लो करती है, इस तरह से आगे नहीं फ्लो करती। एनर्जी ऑसिलेट बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी, आगे कहता है बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द नोड्स, यानी कि दो नोड्स का दरमियान ही एनर्जी जो है वो इसके पार्टिकल इस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट करते रहते हैं। और इसीलिए इसको स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी सिर्फ दो नोड्स के दरमियान स्टैंड करती है, वो आगे नहीं ट्रांसफ़र होती। आगे बच्चे कुछ पार्ट्स हैं। नोड क्या द पार्ट ऑफ स्टेशनरी वेव एट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, ये डिफ़ाइन आ जाती है। नोड क्या है, क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए ये वाला पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो, ये लिखा भी हुआ कि ये बच्चे नोड हैं, ये वाले पॉइंट नोड हैं, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ये देखो लिखा हुआ, ये क्या है, एंटी नोड है। द पार्ट ऑफ द स्टेशनरी वेव विच डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी नोड। व्हेन एंटी नोड एट एक्सट्रीम पोजीशन द होल एनर्जी इज, नोट कर लीजिएगा, जब एंटी नोड के पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं तो सारी की सारी एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे बोलो सारी एनर्जी, हमने एनर्जी कंजर्वेशन वाले फॉर्मूले में भी पढ़ा, सारी की सारी एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर वही पार्टिकल मीन पे आ जाए तो सारी की सारी एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे होल एनर्जी इज़ पोटेंशियल एनर्जी, वाइल एट पासिंग थ्रू द इक्विलिब्रियम द होल एनर्जी इज़ द काइनेटिक एनर्जी, इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो ये तो था बच्चों इसके मतलब स्टेशनरी वेव, बस उसकी डिफ़ाइन याद रखनी है और उनके जो पॉइंट्स हैं आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैक्सिमम जो है वो ऑसिलेशन होती है, कहाँ पे ऑसिलेशन मैक्सिमम। बस ये शार्ट से याद रखना कि एंटी नोड वाले पॉइंट हमेशा ऑसिलेट करते रहते हैं और नोड वाले पॉइंट बंदे होते हैं, उनको ऑसिलेट करने का मौका ही नहीं मिलता। तो उसके बाद इसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि ये वाली प्रॉपर्टीज़, ये देखें अभी पेज खुल रहा है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो अभी मैंने रीड आउट की कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं स्टेशनरी वेव्स की, और ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ जो अभी मैंने डिस्कस की, तो ये है इसके मतलब सारा कुछ स्टेशनरी वेव्स का। इसमें नोड का पता होना चाहिए, एंटी नोड का पता होना चाहिए, और कहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, कहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, तो ये सारा इसके मतलब आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द स्टेशनरी वेव एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो इसके बारे में कोई बात समझ ना आई हो तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।